बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मेड बायो मास्टरी चैनल। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हम इस चैनल के थ्रू जो है एमडी कैट सीरीज स्टार्ट करने लगे हैं। उस एमडी कैट सीरीज का आज हमने लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करना है। लेक्चर नंबर 1 जो है हमारे पास ऑब्वियस बात है, हमने जो करिकुलम अभी डिस्कस किया था उसका हम चैप्टर नंबर 1 है ए सेलुलर लाइफ, उसी के हम कंटेंट को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ए सेलुलर लाइफ बेसिकली अगर हम देखें तो वो हमने वायरसेस के बारे में पढ़ना है, यानी कि हमने उस लाइफ के बारे में पढ़ना है जिसमें सेल लेवल या सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट नहीं है। तो हमने यहाँ पे वायरसेस को डिस्कस करना है। तो जहाँ पे हम ए सेलुलर स्पीशीज की हम बात करते हैं या एंटिटीज की हम बात करते हैं, तो वहाँ पे हमने वायरसेस को डिस्कस करना होता है। उस चैप्टर का हमारे पास आज कंटेंट नंबर 1 है, और वो कंटेंट हमारे पास ये है, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ स्ट्रैंड, डिजीज, होस्ट। ठीक है, बेसिकली हम यहाँ पे जो अपना ये लेक्चर होगा इसमें हमने जो पॉइंट्स कवर करने हैं, सबसे पहले हम वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन बिल्ड करेंगे, क्योंकि जिस टेस्ट की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो एमडी का टेस्ट होता है इसमें हमारे पास जो है जो एमसीक्यूज आते हैं उसके लिए हमारे पास जो टॉपिक्स हैं उनकी कोरिलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, या जो रिलेटेड कंटेंट्स हैं हमें उनका आइडिया होना चाहिए। और क्योंकि वहाँ से जो भी हमारे मॉडरेट एमसीक्यूज आते हैं या जो डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज आते हैं उसमें हमने जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनकी भी हमें इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है, या उनका भी कंसेप्ट होना हमें ज़रूरी है। तो इस सेक्शन में हम सबसे पहले जो है वो वायरसेस का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, और इंट्रोडक्शन के बाद जो है वो हम डिस्कस करेंगे इनकी क्लासिफिकेशन को। तो ये कंटेंट जैसे मैंने भी आपके सामने शो किया, यूनिट नंबर 1 है ए सेलुलर लाइफ, और इसमें हमने वायरसेस का जो कंटेंट है वो हम कवर करने लगे 1.1। सबसे पहले जो है वो हम क्लासिफिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने वायरसेस की स्टार्ट करनी है, तो आपको जनरल थोड़ा सा बता देती हूँ कि वायरसेस जो है ना उनकी क्लासिफिकेशन कैसी है। तो उसमें सबसे पहले जो है वो बेटर ही होगा कि हम पहले आपको बताएं कि वायरसेस क्या हैं, और देन जो है वो हम आ जाते हैं फिर इसके क्लासिफिकेशन पे। वायरसेस जो हैं, सबसे पहले हमारे पास माइंड में एक क्वेश्चन आता है, हमें ये बात कंफर्म होनी चाहिए कि वायरसेस जो है वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। तो उसमें अगर हम देखें तो जो बायोलॉजिस्ट हैं वो वायरसेस को अभी फिलहाल कोई लिविंग एंटिटी कंसिडर नहीं लेते, या अभी हम उसको नॉन लिविंग भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी रीज़न हमारे पास ये है कि वायरसेस की कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जो लिविंग थिंग्स की तरह है, कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग की कैटेगरीज में आ रही होती हैं। तो वायरसेस हमारे पास बॉर्डर लाइन में है, ना वो लिविंग है, इनको हम लिविंग करेक्टराइज भी नहीं कर सकते और इसको हम नॉन लिविंग भी नहीं कह सकते, बिकॉज इसकी रीज़न तो हमारे पास ये है कि वायरसेस इट्सल्फ तो लिविंग नहीं है, पर डिपेंड कर रहा होता है कि अगर वो लिविंग होस्ट में है तो वो अपनी कुछ इस तरह की करेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं जिसकी बेस पे लाइक हम कह सकते हैं कि वो अपनी रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। जब तक वायरसेस किसी नॉन लिविंग सरफेस पे है तो फिर वो अपनी रेप्लिकेशन नहीं कर रहा, खुद का मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, बट जैसे ही वो लिविंग होस्ट में जाता है तो फिर आपको पता है कि वो अपनी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये करेक्टरिस्टिक उसका थोड़ा सा हमें लिविंग की तरफ इशारा कर रहा है। और नॉन लिविंग की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि वायरसेस ए सेलुलर हैं, उनकी कोई सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और आपको पता है कि लिविंग के लिए तो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन का होना ज़रूरी है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वायरसेस की लिविंग बींग्स वाली हैं, कुछ नॉन लिविंग बींग्स वाली हैं, तो इसीलिए हम वायरसेस को बॉर्डर लाइन कंसिडर करते हैं कि वायरसेस जो हैं वो ना ही हम उसको भी लिविंग क्लासीफाई कर रहे हैं और ना ही हम उसको नॉन लिविंग क्लासीफाई कर रहे हैं। वायरसेस बेसिकली जो है वो हमारे पास लैटिन वर्ड है विनोम, वहां से ये डिराइव हुई है टर्मिनोलॉजी जिसका मतलब होता है पॉइजन। ठीक है, क्योंकि जब पहले अगर हम देखें तो 17 सेंचुरी में अगर हम देखें तो वायरसेस के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन लोगों को नहीं थी, लेकिन जो वायरल डिजीजेस होती थी ना वो यूजली डेथ काउजिंग डिजीज थी या फैटल डिजीज हुआ करती थी, जिससे जो है वो ह्यूमंस की डेथ हो जाया करती थी। तो इसीलिए इसको ना कोई वायरस नाम विनोम से निकाला गया कि कोई इस तरह की चीज़ है जो कि पॉइजन है, ये डेथ काजिंग सब्सटेंस हमारे पास है। जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि ये नॉन सेलुलर है, इनके पास अपने कोई सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इन्फेक्शियस एजेंट है, मतलब बीमारियां फैलाते हैं।
इनका जीनोम अगर हम देखें तो इनके पास अपना जीनोम है, वो डीएनए भी है, आरएनए भी है, डिपेंड करता है, कुछ एनिमल होस्ट हैं, कुछ प्लांट होस्ट हैं, तो उनका जीनोम जो है वो वेरी कर होता है। इसके अलावा जो वायरसेस होते हैं ना, उनके बाहर एक खास किस्म का प्रोटीन कोट प्रेजेंट होता है, जिसके लिए हम कैप्सिड का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। और साथ से मैंने भी आपको बताया कि वायरसेस जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं जस्ट लिविंग सेल्स में। अगर वो लिविंग होस्ट के अंदर है तो वो लिविंग है, और अगर वो होस्ट सेल से बाहर है किसी लिविंग सेल से तो फिर वो नॉन लिविंग है। वायरस जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि इंफेक्शियस एजेंट है, यानी कि ये डिजीज काज करते हैं। कुछ एग्जांपल्स हमारे पास हैं वायरल डिजीजेस की, जैसे कि हेपेटाइटिस है, एड्स है और स्मॉल पॉक्स है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि वायरसेस की वजह से हुई हैं। साथ यहाँ पे टर्मिनोलॉजी डिस्कस हुई है जिसको हम कहते हैं वायरोलॉजी। वायरोलॉजी बेसिकली क्या होती है, इज द स्टडी ऑफ वायरसेस, यानी कि वायरसेस के बारे में अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उस फील्ड को हमने वायरोलॉजी कहना है। एंड वायरसेस कैन नॉट रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन, जैसे मैंने आपको बताया कि इनके पास अपनी कोई बायोसिंथेटिक मशीनरी नहीं है, ये होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी को यूज कर रहे हैं, तो ये खुद से तो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। इनको अपने रेप्लिकेशन के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए इनको होस्ट चाहिए होता है। वायरसेस के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर हम देखें तो जो वायरल डिजीजेस हैं ये सेंचुरीज से अगर हम देखें तो ये सदियों पुरानी आप कह सकते हैं कि बीमारियां जो है वो पास कर रहे हैं। सबसे पहले जो वैक्सीन बनी थी वो स्मॉल पॉक्स के खिलाफ बनी थी। यहाँ पे हमारे पास ना रिकॉल एमसीक्यूज आ सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट वैक्सीन जो बनाई गई थी वो स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट बनाई गई थी, जिसको एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया था 1769। तो यहाँ पे ये साइंटिस्ट का नेम एंड ईयर आपको पता होना चाहिए। रिकॉल बेस्ड यहाँ पे एमसीक्यूज आ सकते हैं। उन्होंने अपनी वैक्सीन को टेस्ट करने के लिए 8 ईयर ओल्ड बॉय को यूज किया था। अच्छा, वैक्सीन है क्या, ये वैक्सीनेशन क्या होती है? तो आपको आइडिया होना चाहिए कि वैक्सीन या वैक्सीनेशन हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिससे हम ह्यूमन के अंदर या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर इम्यूनिटी बिल्ड करते हैं। उसकी इम्यूनिटी को हम एक्टिव कर देते हैं। कैसे हम एक्टिव करते हैं? बेसिकली वैक्सीन जो भी होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है उसके अंदर स्मॉल पॉक्स के ही वीक या डेड माइक्रोब्स को या फिर जो जर्म्स होते हैं जो वायरसेस हैं उनको यूज किया जाता है। इसका मकसद भी होता है क्योंकि देखिए जो वैक्सीन है उसके अंदर एक्टिव जर्म्स नहीं है, उसके अंदर वीक जर्म्स हैं या डेड माइक्रोब्स हैं। ये जाके होस्ट में डिजीज तो नहीं काज करेंगे, लेकिन जो होस्ट की एंटीबॉडीज हैं, जो बीमारी से लड़ने वाली फोर्स है, ये उसको जाके एक्टिव कर देते हैं, ताकि अगर कोई असली जरासीम या असली वायरस दाखिल हो रहा है तो पहले से जो है वो अंदर एंटीबॉडीज जो है वो प्रिपेयर्ड है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको प्रिंसिपल बताया वैक्सीनेशन का। तो उन्होंने जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई थी 1769, उसको चेक करने के लिए उन्होंने वैक्सीनेट किया था 8 ईयर्स ओल्ड बॉय को। उन्होंने वैक्सीनेशन का मटेरियल जो है वो लिया था आप कह सकते हैं पॉक्स लेजन से, क्योंकि देखिए उस टाइम पे जो पॉक्स डिजीज थी वहीं से मिल्क मेड्स के थ्रू इंसानों में ये बीमारियां फैली थी। उन्होंने तकरीबन जो है वो आप कह सकते हैं कि इंजेक्ट किया था स्मॉल पॉक्स को आफ्टर 6 वीक्स। उन्होंने जब ये देखा तो उन्हें पता चला कि देखिए कॉ पॉक्स के जो वीक लेयंस में से जो हमने जर्म्स निकाले थे वो उनसे जो वैक्सीन प्रिपेयर की गई थी जब वो एक 8 साल के बच्चे को दी गई, और 6 हफ्ते वेट करने के बाद जब वहाँ पे उस बच्चे को स्मॉल पॉक्स के जर्म्स इंजेक्ट करवाए गए तो ये देखा गया कि बच्चा हेल्दी रहा, बच्चे को डिजीज नहीं हुई। क्यों डिजीज नहीं हुई? क्योंकि देखिए ये जो हमने वैक्सीन यूज की थी, एडवर्ड जेनर ने जो वैक्सीन यूज की उसके अंदर डेड जर्म्स थे। जिसने क्या किया, जिसने उस बच्चे की जो इम्यूनिटी थी उसको एक्टिव कर दिया, और जब बच्चे की इम्यूनिटी एक्टिव हो गई तो जब असली जरासीम 6 हफ्तों के बाद उसकी बॉडी में जा रहे हैं तो वहां पे वो बीमारी काज नहीं कर रही, ठीक है। तो ये उनका एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था, और इस फेज पे उन्होंने तकरीबन 23 से ज़्यादा लोगों की को वैक्सीन कर दिया, ठीक है, वो वैक्सीनेटेड हो गए। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि वैक्सीनेशन का एक मेन मकसद ये होता है कि वो इम्यूनिटी जो है वो इंड्यूस करवाते हैं। यहाँ पे एक और एमसीक्यू भी आ सकता है कि ये जो वैक्सीनेशन का वर्ड है ये भी एक लैटिन जबान, लातीनी जबान का ये वर्ड है वैका, जिसका मतलब होता है काओ। उसकी रीज़न ये है क्योंकि हमने जो कॉ पॉक्स लेयन है वहां से हमने मटेरियल लिया था वैक्सीन बनाने के लिए।
इसके अलावा मजीद अगर हम रिसर्च देखें तो यहाँ पे चार्ल्स चैम्बरलैंड की भी कंट्रीब्यूशन है। 1884 के अंदर इन्होंने पास्चर के साथ काम किया और इन्होंने ये बताया कि देखिए, अच्छा उस टाइम पे ये बात आपने याद रखनी है कि बैक्टीरियाज पहले डिस्कवर हो गए थे। बैक्टीरियाज की डिस्कवरी के बाद वायरसेस की डिस्कवरी आती है। तो उस टाइम पे जो साइंटिस्ट हैं उनको बैक्टीरिया के बारे में तो इन्फॉर्मेशन थी, बैक्टीरिया के को तो वो जानते थे, लेकिन वायरस को नहीं जानते थे। तो जो चार्ल्स चैम्बरलैंड है, जब इन्होंने पास्चर के साथ काम किया तो पहले उनको लगता था कि शायद कोई ये बैक्टीरिया डिजीज ही है, बैक्टीरिया ही डिजीज काज कर रहा है। लेकिन उनको बैक्टीरिया के बारे में ये बात कंफर्म थी कि बैक्टीरिया जो है वो पोर्सिलीन फिल्टर से पास नहीं करते। यहाँ पे सबसे पहले आपने बात याद रखनी है साइज की। तो आप यहाँ पे बात याद रखेंगे कि जो बैक्टीरिया है उसका साइज बड़ा होता है और वायरसेस का साइज जो है वो छोटा होता है। ये बात आपने याद रखनी है। बैक्टीरिया का साइज बड़ा है इसीलिए वो पोर्सिलीन फिल्टर्स होते हैं, उनके पोर्स में से पास आउट नहीं हो सकता। तो जब उन्होंने ये चेक किया वायरल डिजीजेस जो हैं उसके जो वायरसेस हैं, उनके पैथोजेंस या जो उनके कॉजेटिव एजेंट हैं, जब उन्होंने उनको पोर्सिलीन फिल्टर से पास किया तो उनको ये पता चला कि जो वायरसेस हैं वो पोर्सिलीन फिल्टर को क्रॉस कर गए हैं। तो यहाँ से उन्हें ये कंफर्म हुआ कि ये बैक्टीरिया डिजीज काज नहीं कर रहा, क्योंकि अगर बैक्टीरिया डिजीज काज करता तो फिर वो पोर्सिलीन फिल्टर से गुजर ना सकता। ठीक है, तो उन्होंने रेबीज के बेसिकली कॉजेटिव एजेंट पे रिसर्च की थी। उनको पता चला था कि रेबीज के जो पॉजिटिव एजेंट हैं वो तो पोर्सिलीन फिल्टर से पास हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो पॉजिटिव एजेंट जो रेबीज की बीमारी पास कर रहे हैं वो बैक्टीरिया नहीं है। अगर तो वो बैक्टीरिया होता तो वो पोर्सिलीन फिल्टर से पास आउट नहीं हो सकता, बट क्योंकि ये पोर्सिलीन फिल्टर से पास आउट हो है, इसका मतलब है कि बैक्टीरिया के अलावा कोई नया पॉजिटिव एजेंट है जो ये बीमारी फैला रहा है, और वो पॉजिटिव एजेंट वो वायरस है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया कि वायरसेस जो है वो लिक्विड्स जो है उनको क्रॉस कर देते हैं। इवानोस्की अगर हम देखें तो इवानोस्की की भी यहाँ पे रिसर्च है 1892 पे। क्या रिसर्च है उनकी? रिसर्च है टोबैको मोज़ेक वायरस पे। इस टाइम पे जो टोबैको प्लांट है, ये सामने आप पिक्चर में देख रहे हैं, आपको थोड़ा सा येलोविश स्पॉट नजर आ रहे हैं, ये टोबैको मोज़ेक डिजीज की सिम्टम्स हैं हमारे पास। तो इवानोस्की ने 1892 में जो रिसर्च की थी वो टीएमवी वायरसेस पे की थी। यहाँ से भी आपके लिए रिकॉल एमसीक्यूज आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ वायरल डिजीजेस जो फुट एंड माउथ डिजीज काज करते हैं 1898 उन पे भी रिसर्च की गई 1898 में। एंड येलो फीवर जो कि एक वायरल इन्फेक्शन है उसमें 1901 पे रिसर्च की गई। देन हमारे पास आ जाते हैं स्टेनले। अच्छा, स्टेनले की कंट्रीब्यूशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है, और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी यहाँ से आ सकता है। 1935 में स्टेनले ने प्योरीफाई कर लिया था उन फिल्टरेबल एजेंट को क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक के थ्रू। ये आपने याद रखना है, ठीक है। फिल्ट्रेशन की टेक्निक के थ्रू तो हम वायरसेस को सेपरेट आउट नहीं कर सके या प्योरीफाई नहीं कर सके, उसको प्योरीफाई किया था स्टैनले ने क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक के थ्रू। और टीएमवी वायरस को ही उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्रिस्टलाइज किया था। फिर हमारे पास अगर हम देखें तो केमिकल एनालिसिस, अगर हम वायरस का देखें, जब हमने उसको केमिकली स्टडी कर हमें पता चला है कि वायरस के पास प्रोटीन्स भी हैं और उसके पास न्यूक्लिक एसिड भी है। जैसा मैंने आपको पहले ये बात बताई थी कि वायरस के पास अपना जीनोम यानी कि न्यूक्लिक एसिड है, वो डीएनए भी हो सकता है और वो आरएनए भी हो सकते हैं, और उसको बाहर एक प्रोटीन कोट ने कवर किया होता है। जी, नेक्स्ट अब हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं वायरस की। तो आपने यहाँ पे बात याद रखनी है, जैसे मैंने अभी आपको साइज के बारे में बताया था कि वायरसेस आर एक्सट्रीमली स्मॉलर स्पीशीज, उनका साइज जो है वो स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू बैक्टीरिया। इम्पोर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे आ सकता है ये साइज के बारे में। हमारे पास जो है ये साइज मेंशन है टू वायरसेस का, पार्वो वायरसेस एंड पॉक्स वायरसेस। ठीक है, ये आपने याद रखना है, यहाँ पे एमसीक्यू आ सकता है। पार्वो वायरसेस का साइज है 20 नैनोमीटर एंड पॉक्स वायरस का साइज है 250 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये हमारे लिए रिकॉल बेस्ड अच्छा एमसीक्यू बन सकता है। वायरसेस, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये स्मॉलर स्पीशीज हैं तो उसको हमें देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है, लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल नहीं है। जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वायरसेस आर 10 to 1000 टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का साइज बड़ा है, वायरसेस का साइज छोटा है, और यही रीजन है कि वायरसेस जो है वो फिल्टर्स पे क्रॉस कर देते हैं। वन
important characteristics of virus is that they cannot grow on artificial media. उनको हम आर्टिफिशियल मीडिया पे ग्रो नहीं करवा सकते। जैसे कि बैक्टीरिया होता है उसको हम लैब्स में या उसको हम आर्टिफिशियल मीडिया पे ग्रो करवा देते हैं, लेकिन हम वायरस को ग्रो नहीं करवा सकते, क्योंकि वायरसेस की ग्रोथ के लिए हमें लिविंग होस्ट ज़रूर चाहिए होते हैं, फिर चाहे वो प्लांट है, एनिमल है, या कोई और दूसरा होस्ट भी हो सकता है। वायरसेस जो हैं अगर आप देखें तो उनकी जो कॉपीज होती हैं, कॉपीज ऑफ वायरसेस आर मेड इन सेल। ये वही बात होगी कि वायरसेस को रेप्लिकेशन के लिए लिविंग होस्ट रिक्वायर्ड होता है। एक और इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक वायरस की हमारे पास ये है कि वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ऑब्लिगेट मींस होस्ट डिपेंडेंट। तो आपने ये बात याद रखनी है कि वायरसेस जो हैं वो होस्ट डिपेंडेंट हैं, इंट्रासेलुलर हैं, सेल्स के इनसाइड ग्रो करते हैं। एंड पैरासाइट आपको पता है, पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि होस्ट पे डिपेंड कर रहे होते हैं अपने फूड के लिए, अपने शेल्टर के लिए, और एट द एंड उन्हीं को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। हमने पहले भी ये बात की कि वायरसेस के पास अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी या बायोसिंथेटिक मशीनरी नहीं होती है, होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी को यूज कर रहे होते हैं। डिजीज काज करते हैं वायरसेस, साथ ही साथ वायरसेस आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ सकता है, ये आपने बात याद रखनी है कि वायरसेस पे एंटीबायोटिक्स असर नहीं करती, या वायरसेस को एंटीबायोटिक्स के थ्रू नहीं ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि देखिए एंटीबायोटिक्स जो है वो हम अगेंस्ट बैक्टीरिया, अगेंस्ट फंजाई एंड अदर माइक्रोब्स लाइक सम एक्टिनोमाइसीड्स, उनके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। बट वायरसेस के लिए हम एंटीबायोटिक्स को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो है ये एंटीबायोटिक्स लिविंग पैथोजेंस को किल करती हैं, और वायरस एक लिविंग पैथोजन नहीं है। तो ये आपने याद रखना, यहाँ से बड़ा एमसीक्यू आ सकता है आपके पेपर में। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस अगर हम देखें, जो हमारा मेन कंटेंट है, या हमने ग्रुपिंग वायरसेस की किस बेस पे की है, तो वायरसेस की जो क्लासिफिकेशन है या जो ग्रुपिंग है उसमें डिफरेंट क्राइटेरिया हो सकते हैं। मेन हमारे पास आ सकते हैं होस्ट या फिर इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म, कि वायरसेस किन को इन्फेक्ट कर रहा है, ये होस्ट क्या है। इसके अलावा हम वायरस को स्ट्रक्चर की बेस पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी। और थर्ड हमारे पास मेन जो क्राइटेरिया आ सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर जीनोम, कि उनके पास जीनोम कैसा है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म और ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट, तो हमारे पास थ्री मेजर कैटेगरीज हैं। कुछ वायरसेस हमारे पास एनिमल वायरसेस होते हैं, कुछ प्लांट वायरसेस हैं, कुछ बैक्टीरिया वायरसेस। जैसे कि हमें नेम इंडिकेट कर रहा है, वो वायरसेस जो एनिमल में डिजीज काज करेंगे उनको हम एनिमल वायरसेस कहेंगे। कुछ प्लांट में डिजीज काज करते हैं, कुछ बैक्टीरिया में डिजीज काज करते हैं। मॉर्फोलॉजी की बेस पे अगर हम देखें या स्ट्रक्चर की बेस पे अगर हम देखें, तो हम कह सकते हैं कि कुछ वायरसेस जो हैं वो ऐसे होते हैं कि जिनका कैप्सिड जो है, जो प्रोटीन कोड है, वो रॉड शेप हो सकता है, कुछ का प्रोटीन कोड हेलिकल हो सकता है, और कुछ का आइकोसाहेड्रल हो सकता है, जिनके 20 फेसेस हैं। कुछ का कॉम्प्लेक्स यानी कि उससे भी ज़्यादा जो है आप कह सकते हैं कि डिफरेंट शेप्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो ये हम कैप्सिड यानी कि प्रोटीन कोड की शेप की बेस पे हम बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि इन्वेलप वायरसेस हैं। अब आपने ये याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले वायरस के स्ट्रक्चर में ऐसा होता है कि उनका जीनोम होता है, डीएनए या फिर आरएनए। उस जीनोम को कवर किया जाता है एक प्रोटीन कोड में, जिसको हम कैप्सिड कहते हैं। अब ये मैंने आपको बताया कि प्रोटीन कोड जो है वो रॉड शेप भी हो सकता है, हेलिकल भी हो सकता है, गॉसिहेड्रल भी हो सकता है, या इसके अलावा कोई और कॉम्प्लेक्स शेप भी आ सकती है, ठीक है। अब इनके बाहर भी कुछ वायरस ऐसे होते हैं कि इसके अलावा भी इनके बाहर इन्वेलप मौजूद होती है। ये याद रखना कि ये इन्वेलप हर वायरस के बाहर नहीं है, कुछ वायरस इसके बाहर है, ठीक है, और कुछ के बाहर नहीं होती। तो जिनके बाहर होती है उनको हम इन्वेलप वायरसेस कहते हैं, और जिनके पास इन्वेलप नहीं है उनको हम नॉन इन्वेलप या फिर नेकेड वायरस कहते हैं। और यहाँ से एक और बात, एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आ सकता है कि हाउ वायरस जनरेट इन्वेलप। तो वायरसेस जो हैं वो इन्वेलप बनाते हैं होस्ट की सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ सकता है कि वायरस अपने इन्वेलप कहाँ से जनरेट करते हैं। तो होस्ट की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो वायरस की इन्वेलप को जनरेट करने में हेल्प करती है। जीनोम हमारे पास वायरस का वो डीएनए भी हो सकता है, और साथ ही साथ वो आरएनए भी हो सकता है। स्ट्रक्चर की बेस पे जैसे मैंने आपको बताया, हम कुछ यहाँ पे मजीद डिस्कस कर लेते हैं जो आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं पेपर में, कि ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चर किस तरह के हो सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको शेप्स बताई हैं, ये डिपेंड कर रहा है उनके कैप्सिड या प्रोटीन कोड की शेप पे।
कुछ का प्रोटीन कोड या कैप्सिड जो है वो आप कह सकते हैं कि हो सकता है हेलिकल, यानी कि रॉड शेप आप कह सकते हैं। उसमें एग्जांपल हमारे पास TMV हो सकता है या इबोला वायरस। बेसिकली आपने एग्जांपल्स माइंड में रखने हैं और ये देखने हैं कि ये किस कैटेगरी में लाए गए रहे हैं। आइकोसाहेड्रल किस तरह की शेप है, जिसमें तकरीबन 20 साइड्स होते हैं, या वो स्फेरिकल भी हो सकते हैं। उसमें एडिनो और पोलियो वायरसेस यहाँ पे उसके एग्जाम्पल के अंदर आ सकते हैं। ये एग्जाम्पल्स के थ्रू आपसे जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिनकी शेप काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, यानी कि वहाँ पे हेड और टेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। उसमें मेन हमारे पास एग्जांपल आ जाती है बैक्टीरियोफेज, और उसमें से भी मोस्ट प्रॉब्ली हमारे पास T4 फेजेस आती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ वायरसेस के बाहर इन्वेलप मौजूद है और कुछ के बाहर इन्वेलप मौजूद नहीं है, ठीक है। और वो इन्वेलप लिपिड से मिलकर बनी है। ये भी इंपॉर्टेंट MCQ आ सकता है कि जो इन्वेलप वायरसेस होते हैं उस इन्वेलप की क्या केमिकल नेचर है, तो वो लिपिड से मिलकर बनती हैं। तो इन्वेलप वायरसेस में हमारे पास आ सकते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस या फिर HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और जो नॉन इन्वेलप है या जो नेकेड है उसमें पोलियो और एडिनो वायरसेस आते हैं। अगेन आपने यहाँ पे एग्जांपल्स को माइंड में रखना है, जैसे कि इस तरह MCQ आ सकते हैं कैसे भी वायरस इनमें से किन कैटेगरीज में लाए कर रहे हैं, तो वो इन्वेलप कैटेगरी में यहाँ पे लाए कर रहे हैं। फिर हमारे पास आ सकती हैं जो इसकी सेकंड क्लासिफिकेशन है, वो हमारे पास आ सकती है ऑन द बेसिस ऑफ द जेनेटिक मटेरियल या फिर नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स। अगर हम देखें तो ये हमारे पास आपने जो है वो कैटेगरीज याद रखनी है। यहाँ पे दो जेनेटिक मटेरियल को भी हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम यहाँ पे स्ट्रैंड्स को भी डिस्कस करेंगे। तो मेन हमने यहाँ पे दो कैटेगरीज बनाई हैं, वो वायरसेस जो DNA वायरसेस हैं, वो वायरसेस जो कि RNA। इनमें भी फर्दर कैटेगरीज हैं। DNA में कुछ डबल स्टैंडर्ड DNA है और कुछ हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड DNA है। अब इसमें एग्जाम्पल आपने, ऑब्वियस सी बात है, डबल स्टैंडर्ड में 2 स्ट्रैंड्स हैं, सिंगल स्टैंडर्ड में 1 स्ट्रैंड है। अब इसमें एग्जाम्पल कौन सी है, हर्पेस वायरस और एडिनो वायरसेस जो हैं। एक आपने याद रखना है, इनकी नेचर DNA वायरसेस हैं और ये डबल स्टैंडर्ड DNA के एग्जाम्पल में आते हैं। वो आपसे एग्जाम्पल पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज इन द कैटेगरी ऑफ डबल स्टैंडर्ड DNA वायरसेस। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, जिसमें से आपने हर्पेस या फिर एडिनो वायरस जो भी आपके पास गिवन है आपने उसको सिलेक्ट करना होगा। इस तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें तो सिंगल स्टैंडर्ड DNA वायरसेस के एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है पार्वो वायरसेस। इस तरीके से जो RNA की कैटेगरीज है उनमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA में हमारे पास एग्जांपल है HIV है, इन्फ्लुएंजा है, रेबीज है। और डबल स्टैंडर्ड RNA में हमारे पास रेट्रो वायरसेस हैं, या अगर हम रोटा वायरसेस की बात करें, ठीक है, ये रेट्रो वायरसेस नहीं बल्कि हम यहाँ पे रोटा वायरसेस की बात करेंगे। फिर हमारे पास आ सकते हैं कुछ सिंगल स्टैंडर्ड RNA पॉजिटिव सेंस कौन से है और इसमें से नेगेटिव सेंस। पॉजिटिव सेंस कहाँ पे जाके एक्ट करता है, वो डायरेक्टली मैसेंजर RNA पे जाके एक्ट करता है। और इसमें एग्जांपल हमारे पास आ सकते हैं पोलियो और डेंगू वायरसेस आ जाता है। और नेगेटिव स्ट्रैंड में आप कह सकते हैं कि वो डायरेक्टली मैसेंजर RNA पे नहीं जाता, वो मस्ट बी ट्रांसक्राइब टू मैसेंजर RNA। उसमें इन्फ्लुएंजा है और साथ हमारे पास रेबीज है। तो ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे आपसे काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs जो हैं वो जनरेट हो सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाती है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर होस्ट। ये होस्ट की बेसिस पे वायरस की किस तरह की क्लासिफिकेशन है। तो वो कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो एनिमल्स को अटैक करेंगे, कुछ प्लांट्स को अटैक करेंगे। जो बैक्टीरिया को वायरस अटैक करते हैं उनके लिए हम एक स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं जिनको हम बैक्टीरियोफेजिस कहते हैं। फंगस को जो वायरसेस अटैक करते हैं उनको हम माइक्रो वायरसेस कहते हैं। जो एल्गी को अटैक करते हैं उनको मलगल वायरसेस कहते हैं। और ह्यूमंस के लिए हम ह्यूमन वायरसेस का वर्ड यूज करते हैं। अगेन आपको एग्जांपल्स पता होने चाहिए कि कौन सा वायरस किस कैटेगरी में लगे कर रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एनिमल वायरसेस में हमारे पास रेबीज है, इन्फ्लुएंजा है, HIV है, COVID-19 है। प्लांट वायरसेस में हमारे पास TMV आ जाता है, पोटैटो वायरस है, कॉलीफ्लोर में जो एक वायरस है। बैक्टीरिया फेजिस में हमारे पास T4 फेजिस है और साथ हमारे पास लेमडा फेज है। माइक्रो वायरसेस में हमारे पास जो है ये ट्राइफोनेक्ट्रिया है हमारे पास, और साथ हमारे पास जो हाइपो वायरस है। एल्गल वायरसेस में हमारे पास जो है वो क्लोरो वायरसेस हैं। ह्यूमन में हमारे पास मीजल्स, हेपेटाइटिस बी, हर्पेस और HIV की जो पॉजिटिव एजेंट हैं, ये सारे ह्यूमन वायरसेस की कैटेगरी में लाए गए होते हैं। अब हमारे पास आता है कि वायरसेस की वो कैटेगरीज कि वो डिजीज कौन कौन सी काज कर रहे होते हैं।
तो वायरसेस जो है वो नंबर ऑफ डिजीज पास करते हैं। कुछ वायरसेस हमारे पास रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन पास कर रहे हैं, यानी कि सांस की बीमारियां पास कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो जिगर की बीमारियां या फिर लिवर इन्फेक्शन पास कर रहे हैं। कुछ वायरसेस जो है वो दिमाग की बीमारियां पास करते हैं, जैसे कि न्यूरोलॉजिकल इन्फेक्शन हैं। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो हमारी जिल की यानी कि स्किन डिजीज काज कर रहे होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत यानी कि जो हमारी लड़ने की ताकत है, इम्यून सिस्टम को इफेक्ट कर रहे होते हैं। कुछ हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन को इफेक्ट करते हैं, जिनको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल वायरसेस कहते हैं। तो जो रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन काज करते हैं उनमें इन्फ्लुएंजा है, उसमें राइनो वायरस है, उसमें कोरोना वायरस लाइक कोविड-19 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा लिवर वायरसेस में हेपेटाइटिस के जितने भी वायरसेस हैं, 7 वायरसेस हैं हेपेटाइटिस के, इसमें से A B C D E काफ़ी कॉमन है। न्यूरोलॉजिकल इन्फेक्शंस में रेबीज वायरसेस हैं। इसके अलावा पोलियो वायरसेस हैं। स्किन डिजीज में हमारे पास herpes सिम्प्लेक्स आ जाता है, या फिर आप कह सकते हैं वेरिसेला जोस्टर है, जो चिकन पॉक्स वगैरह की डिजीज कह रहा है। इम्यून सिस्टम में HIV है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो कि एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम काज करते हैं। गैस्ट्रोएंटेराइटिस में हमारे पास जो है वो रोटा वायरस के साथ हमारे पास नोरो वायरसेस हैं। ये हमारे पास कुछ मेजर थी क्लासिफिकेशन। साथ ही साथ हम कुछ डिस्कशन करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस के बारे में, और साथ फिर हमने लास्ट में वायरल डिजीजेस को डिस्कस करना है। तो स्ट्रक्चर ऑफ वायरस अगर हम देखें तो आपने ये भी आपका इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी आ सकती है कि कंप्लीट मैच्योर इन्फेक्शियस पार्टिकल को आप क्या कहेंगे, ठीक है। ये अगर स्टेटमेंट आपके पास आती है कि कंप्लीट मैच्योर इन्फेक्शियस पार्टिकल टर्म एज, तो उसको आपने विलियन ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो इसके अलावा जीनोम आ जाता है वायरसेस के पास, यानी कि DNA और RNA, जैसा आपको यहाँ पे नजर आता है, जो कि सेंटर में प्रेजेंट होता है। वो DNA भी हो सकता है, वो RNA भी हो सकता है, ठीक है। कैप्सिड क्या है, मैंने आपको बताया कि DNA RNA के बाहर एक प्रोटीन कोट मौजूद होता है, ये आपको नजर आ रहा है। ये जो प्रोटीन कोट है, इस प्रोटीन कोट को हम कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड जो है वो स्मॉलर यूनिट से मिलकर बनता है, जिनको हम कैप्सोमियर्स कहते हैं। कैप्सोमियर्स भी हमारे पास बेसिकली प्रोटीन सब यूनिट्स ही हैं। इम्पोर्टेंट MCQs यहाँ पे आ सकते हैं कि हर्पस वायरस के पास कितने कैप्सोमियर्स हैं और एडिनो वायरस के पास कितने कैप्सोमियर्स हैं। तो आपने याद रखना है कि हर्पस वायरस वायरस के लिए हमें जब 162 कैप्सोमियर्स, वाइल एडिनो वायरस इज मेड अप ऑफ 252 कैप्सोमियर्स। यहाँ पे टर्म है न्यूक्लियो कैप्सिड, ये भी आपने याद रखना है। जैसे नेम इंडिकेट कर रहे हैं, न्यूक्लियो का मतलब है जीनोम, यानी कि न्यूक्लिक एसिड। तो जब आप जीनोम और कैप्सिड को मिला के बात करते हैं तो उसको हम न्यूक्लियो कैप्सिड कहते हैं। सर इन्वेलप है, जो मैंने आपको पहले से बता दिया था, उसकी डिस्कशन यहाँ पे हमारे पास आई हुई है कि इन्वेलप एक एक्स्ट्रा कवरिंग है जो कि कैप्सिड के बाहर मौजूद होती है। सब में नहीं होती, कुछ के पास होती है और कुछ के पास नहीं होती। लिपिड मेम्ब्रेन है, लिपिड से मिलकर बनती है, जिसमें आपको पता है कि कुछ वायरस इसमें प्रेजेंट हैं, जिनके पास नहीं होती उनको हम नॉन इन्वेलप या फिर उनको हम नेकेड कहते हैं। वायरस इसकी शेप में ना आपको बताइए कि डिपेंड कर रहा होता है कैप्सिड की शेप पे। कुछ पॉलीहेड्रॉन हो सकते हैं जिनके मैनी साइड्स हैं, कुछ हेलिकल्स हो सकते हैं, कुछ इन्वेलप हो सकते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। जी, लास्ट कंटेंट हमारे पास है आज के लेक्चर का, सम वायरल डिजीजेस। हमने कुछ बीमारियों को डिस्कस करना है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है स्मॉल पॉक्स, ठीक है। स्मॉल पॉक्स को कौन क्लास कर रहा है, MCQ आ सकते हैं। पॉक्स वायरस और पॉक्स वायरस की नेचर कैसी है, वो DNA इन्वेलप वायरसेस हैं। इंपॉर्टेंट MCQ आ सकता है ये पेपर में। सिम्टम्स कैसे होते हैं वायरस की, उसमें ऐसा होता है जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर में नजर आ रहा है कि स्किन पे फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जो बाद में पस्ट्यूल्स में भी चेंज हो सकते हैं। इसके अलावा ये अपने स्कार्स वगैरह भी छोड़ जाते हैं, अपने निशानात भी छोड़ जाते हैं, जिनको हम पॉक्स कहते हैं। इसकी इम्यूनाइजेशन या जो इसकी वैक्सीनेशन है वो 1950 में स्टार्ट हुई थी, और अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अभी हम इसको वैक्सीनेशन की मदद के थ्रू हम कम्प्लीटली इरेडिकेट कर चुके हैं। बट फिर भी कुछ जो हमारे पास पुअरली डेवलप्ड एरियाज होते हैं वहाँ पे फिर भी ये बीमारी एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये फैटल नहीं है, ये क्योरेबल है आजकल के टाइम में। फिर हमारे पास आ जाती है हर्पस सिम्प्लेक्स। इंपॉर्टेंट MCQ आ सकता है कि हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस की नेचर कैसी है, उसके जीनोम कैसे है, तो वो आपने याद रखना है कि वो DNA वायरसेस हैं।
सिम्टम्स हमारे पास हैं लेयंस, यानी कि छाले बनना स्टार्ट हो जाते हैं स्किन पे, और वो स्किन पे कहीं पे भी बन सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो माउथ पे होंगे, लेकिन यूजली मोस्ट कॉमन वो माउथ या फिर लिप्स पे होते हैं। इसके अलावा ये एक दूसरे को फैलता है बर्तन वगैरह शेयर करने से, लिप्स वगैरह शेयर करने से। लाइक अगर हम देखें जैसे कि ग्लास में पानी पीने से इसको हर्पस सिम्प्लेक्स डिजीज होती है, तो वो दूसरे हेल्दी पर्सन के अंदर भी वो ट्रांसफर हो सकती है। इन्फ्लुएंजा जिसको हम फ्लू कहते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस जो है ये आपने हम सुना है कि ये इन्वेलप्ड होता है, और ये डीएनए नहीं बल्कि ये आरएनए वायरस है। ये फ्लू की बीमारी का करता है। इसके मेन सिम्टम्स क्या है हमारे पास, लाइक रनिंग नोज है, हेडेक है, फीवर है, कोल्ड विद स्नीजिंग, और यूजली जो है ये एपिडेमिक है, वबाई मार से फैलता रहता है एक से दूसरे को। मम्स एंड मीजल्स हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे ये मम्स आपको नजर आ रहा है, अच्छा ये दोनों आपने याद रखना है कि मम्स एंड मीजल्स जो है ये दोनों पैरामाइक्रो वायरसेस की कैटेगरी में आ रहे होते हैं। दोनों ही आरएनए वायरसेस हैं, दोनों ही इन्वेलप्ड वायरसेस हैं, ठीक है। ये मम्स में क्या होता है कि इसमें बेसिकली पेनफुल स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाती हैं, कंटेजियस है, सेल्डम फैटल डेथ के चांसेस बहुत कम हैं, चिल्ड्रंस में ज़्यादातर कॉमन होती है। एडल्ट्स में जो 60% एडल्ट्स हैं वो इम्यून होते हैं, उनके पास इसकी इम्यूनिटी मौजूद होती है। मीजल्स जो है ये इन्फेक्शियस है, स्किन एलर्जी होना स्टार्ट हो जाती है, बुखार होता है, बॉडी पे रैश आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये अगर एक दफ़ा इंसान को हो जाए तो बाद में ये उस इंसान के अंदर अपनी इम्यूनिटी को प्रोड्यूस कर देती है, तो बाद में उसके बीमारी के चांसेस बहुत कम होते हैं। पोलियो माइलाइटिस जिसको हम पोलियो की बीमारी कहते हैं, इसको पोलियो वायरस का असर है, जो कि स्फेरिकल वायरस है, स्मॉलेस्ट वायरस। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ सकते हैं कि दिस द स्मॉलेस्ट नोन वायरस, तो आपने याद रखना है कि पोलियो वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट नोन वायरस। आरएनए के फॉर्म में जीनोम है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इनका जो कैप्सिड है वो स्फेरिकल फॉर्म में है। चाइल्डहुड डिजीज है, बच्चों में ज़्यादा कॉमन होती है, उनमें उनका जो नर्वस सिस्टम है वो उसकी इंफ्लेमेशन हो जाती है, मसल्स पे ये अपना इफेक्ट शो करती है, और ये पैरालिसिस भी काज कर सकती है। तभी 5 साल से कम उम्र के बच्चों को फ्री जो है वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाती है। वो वैक्सीनेशन बच्चों को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम को इन्फ्लेम कर देती है, जिससे मसल्स में स्ट्रेन्स या फिर पैरालिसिस के चांसेस होते हैं। रेट्रो वायरसेस जो है ये काफ़ी खतरनाक वायरसेस हैं, आरएनए वायरस हैं, ट्यूमर काजिंग वायरसेस हैं। आरएनए ट्यूमर वायरसेस को हम कहते हैं, ये भी एमसीक्यू आ सकते हैं, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ रेट्रो वायरसेस, आरएनए ट्यूमर वायरसेस करेक्ट ऑप्शन होगा। ये ट्यूमर कॉज करते हैं, इसका वो सिर्फ ह्यूमन नहीं है बल्कि रॉडेंट्स, कैट्स, फॉल्स में भी ये डिजीज काज करते हैं। इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ये भी आ सकते हैं आपके पास कुछ वायरसेस की एग्जांपल्स, और आपसे ये पूछा जाए कि आपने बताना है कि इसमें से रेट्रोवायरस की कैटेगरी में कौन सा आ रहा है, तो एचआईवी जो कि एड्स की बीमारी काज करता है, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, वो जो है वो रेट्रोवायरस की कैटेगरी में आ रहा है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए डेवलप वायरस है, स्पेरिकल है, और इसका डायमीटर जो है वो 100 नैनोमीटर है। दैट्स इट, ये हमारा